हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने इस वीडियो में पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है और कौन कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ को हम अचीवमेंट भी कह सकते हैं या अप्रेजल भी कह सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स में या कहीं बुक में अगर ऐसा आता है तो आप इन तीनों का मीनिंग एक ही समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पैक्ट, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला जो अचीवमेंट था या पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था एलपीजी पॉलिसीज़ का, वो ये देखने में आया कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हुई। अब अगर आप बुक देखेंगे और इस पॉइंट को देखेंगे तो आपको अपनी बुक में बहुत सारे डेटाज, बहुत सारे नंबर्स दिए गए होंगे। अब इतने बहुत सारे नंबर्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और कितने कितने आप याद रखोगे। तो आपको जो नंबर इजी लगे, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, आप उनको याद कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर दो नंबर्स या दो डेटा आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं कि पहले ग्रोथ रेट क्या थी और आज तक ग्रोथ रेट क्या थी। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 5.6 से इंक्रीज़ करके 7.6 तक पहुंच गई। यानी कि हमारी जो जीडीपी थी, अगर हम 1991 की बात करें तो हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो देखी गई 5.6, और अगर हम 2015-16 की बात करें तो वो ग्रोथ रेट हो गई 7.6। सो 5.6 से 7.6 हो गई हमारी जीडीपी, है ना। और अगर आज आप देखेंगे तो ये जीडीपी हमारी आज कम भी हो गई है। और अब इस कोरोना वाले पीरियड में जब पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, तो अब हमारी जीडीपी कितनी हो सकती है, कितनी होगी, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा जब हमारी सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो जाएंगी, सिचुएशन सारी नॉर्मल हो जाएगी। फिलहाल अब ये जो ग्रोथ, जो हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हुई, जो जीडीपी बढ़ी, उसके पीछे ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई, है ना। तो उसमें देखिए, जो हमने प्राइवेट के रोल को बढ़ाया, है ना, जो हमने एलपीजी में देखा है, एक पी से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। तो हमने जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ थी, हमारी जो जीडीपी थी, वो भी इंक्रीज़ हुई। इसके अलावा जो हमने प्राइवेट बैंक्स ओपन करी, उन प्राइवेट बैंक्स का भी हमारे जीडीपी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी। इसके अलावा जो हमने टैक्सेशन के सिस्टम को ईजी किया था, आसान किया था, उस टैक्सेशन के आसान करने की वजह से भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी। तो ये तीन मैंने रीज़न बताए हैं किसके, कि हमारी जीडीपी या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हुई। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एलपीजी पॉलिसीज़ का एक दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसमें भी हमने देखा कि बढ़ोतरी हुई, वो भी इंक्रीज़ हुआ। पहले 1990 तक अगर हम देखें तो जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो 100 मिलियन था, और अगर हम 1995 यानी कि 5 साल में ये जो इन्वेस्टमेंट था वो इंक्रीज़ होकर के 100 मिलियन से 150 मिलियन तक पहुंच गया। अब हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न सिंपल एक ये है, हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट थी, है ना, इक्विटी लिमिट, जो शेयर लिमिट जो थी, वो 49 से 51 कर दी गई थी। तो ये 51 करने की वजह से हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था
वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। जाहिर सी बात है, पहले 49% फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर के हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब वही फॉरेन इन्वेस्टर हमारे कंट्री में आकर के 51 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। थर्ड है हमारा इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी इंक्रीज़ हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है कि हमारे देश में बाहर की जो करेंसी है यानी कि डॉलर पाउंड, उसमें इंक्रीज़ देखने को मिली, वो पड़ी है ना। यानी कि अगर हम 1990 की बात करें तो हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो था $3,362 मिलियन। और 1990 के बाद यानी कि 5 साल की अगर हम बात करें 1995 तक, ये बढ़कर के हो गया 25,186। ओके, अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों बढ़ा, इसके पीछे क्या रीज़न थे? इसके पीछे रीज़न सिंपल, जो हमने टैरिफ सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, है ना, टैरिफ सिस्टम को हटा दिया था। अब टैरिफ सिस्टम के हटाने के पीछे रीज़न ये था कि हम बाहर के लोगों को यानी कि बाहर की कंपनीज़ को, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम अपनी कंट्रीज़ में इनवाइट कर सकें, बुला सकें। जब वो बाहर की कंट्रीज़ के इन्वेस्टर हमारे देश में आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ डॉलर एंड पाउंड लेकर के आएंगे और वो हमें देंगे। जब वो हमें $, पाउंड देंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ इन्फ्लेशन। LPG पॉलिसीज़ ने हमारे देश में जो महंगाई थी, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको भी कंट्रोल किया। जो हमारे देश में इन्फ्लेशन की जो रेट थी, है ना, महंगाई की जो रेट थी, वो 17% से 65% तक कम हो गई। ओके, यानी कि 65% तक हमने रिड्यूस कर दी। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ? महंगाई जो है कम होने के पीछे क्या वजह थी, क्या रीज़न थे? तो जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था उसको बढ़ा दिया गया। अब जब प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया गया तो प्राइवेट सेक्टर्स ने क्या करी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करी गुड्स एंड सर्विसेज की। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स मार्केट्स में आई। अब गुड्स आई ज़्यादा, डिमांड हो गई कम। और ये हमें पता है, इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही डिमांड कम हो जाती है तो चीज़ों की जो कीमतें हैं, जो प्राइस हैं, वो भी कम हो जाएंगे। अब जब प्राइस कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी महंगाई भी कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गया। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो ओपन जब हुए, उनके ओपन होने की वजह से एक जो सबसे आसान बात हुई, सबसे अच्छी बात हुई, वो ये हुई कि लोन में आसानी हो गई। यानी कि अब लोन इजी मिलने लगा और बैंकों के अंदर कंपटीशन था, तो बैंकें क्या करती थी, इंटरेस्ट रेट कम रखती थी, है ना। तो उसकी वजह से लोगों ने लोन ज़्यादा लिया। जब लोन लिया तो उसको इन्वेस्ट किया, जब इन्वेस्टमेंट किया तो उससे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। ओके, इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स वगैरह कम कर दिए गए। ये भी हमने देखा था कि टैक्सेशन को कम सुधारा गया, तो उसमें सबसे पहला कदम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया गया। अब जब ये टैक्सेस कम होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की सेविंग भी बढ़ेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑफ द इकोनॉमी इज़ ऑल्सो रिड्यूस। इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो हमारी देश की गवर्नमेंट का जो घाटा था, नुकसान जो था, वो नुकसान भी क्या हो गया, कम हो गया। अब ये कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या करा, फॉरेन इन्वेस्टर को अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करने के लिए बुलाया। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करने के लिए बुलाया, जब वो हमारे देश में आए बिज़नेस करने, तो उन्होंने हमारे देश में बिज़नेस करने के लिए हमें टैक्स भी दिए होंगे, और जो हमारी कंट्री का उनके साथ टाई अप हुआ होगा कि भाई आप हमारे देश में आए
तो हम आपको बिजनेस करने देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको हमें इतने इतने पैसे देना पड़ेंगे। तो वो जब हमारे देश में आए तो हमारे जो भी हमारी देश के साथ उन कंट्री की कंपनी के साथ इंडस्ट्रीज़ के साथ जो भी टाई अप हुआ होगा वो पैसा उन्होंने दिया होगा। इसके अलावा जो टैक्सेस उनके ऊपर लगे होंगे वो दिए होंगे, तो वो हमारे देश के पास आया, जिससे हमारे देश का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा, वो इंक्रीज़ हुआ, है ना। तो हमारी जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो जनरेट होने लगा, वो बढ़ने लगा। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या हो गया, अब लोन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लोन की ज़रूरत जब नहीं पड़ी तो हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट था वो 85% से कम होकर के 15% तक ही रह गया। ओके, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि जब गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जब गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी गवर्नमेंट की इनकम कम है और गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 100 रुपये और मेरे सामने खर्चे आ गए 110 रुपये, तो मैं 10 रुपये के लिए कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट करूँगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो इसी की बात हो रही है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, हमारे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा, जब रेवेन्यू बढ़ा तो गवर्नमेंट को लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसकी वजह से हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट हमारा बीओपी ऑल्सो कम्स इन कंट्रोल। इसके अलावा जो हमारा बीओपी था वो भी क्या हो गया, कंट्रोल में आ गया। अब बीओपी का मीनिंग क्या होता है, बीओपी का मतलब होता है जब हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है ना, इसको कहा जाता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि हमारा विदेशी कंपनियों के साथ या बाहर की कंट्रीज़ के साथ हमारा कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है ना। तो पहले हमारे जो इंपोर्ट ज़्यादा होते थे, हमारे देश में इंपोर्ट ज़्यादा होते थे, तो पैसा हमारा बाहर ज़्यादा जाता था। जाहिर सी बात है, जब हम अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट का मतलब हम अमेरिका से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो जब ख़रीदेंगे तो हम पैसा भी देंगे। तो हमारे देश में इंपोर्ट ज़्यादा होता था, उससे क्या हुआ, उससे हमारे पैसा बाहर ज़्यादा जाता था। अब हमने एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। जब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो जो हमारा जो बीओपी था वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट की एक पॉलिसी थी जिसके थ्रू हमने एक्सपोर्ट फ्री कर दिया, है ना, यानी कि एक्सपोर्ट फ्री कर दिया, तो हमारे देश में जो एक्सपोर्ट करने वाले थे, जब एक्सपोर्ट फ्री हो गया तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ। जब एक्सपोर्ट हम करेंगे, जब हम अपनी चीज़ बाहर बेचेंगे, तो बाहर जब बेचेंगे तो बाहर वाला हमें अपना पैसा देगा। तो हमने अमेरिका को वो चीज़ बेची, एक्सपोर्ट करी, तो अमेरिका ने उसके बदले में हमें डॉलर दे दिए, है ना। तो उससे क्या हो गया, उससे हमारा बीओपी जो है वो बैलेंस में आ गया। इसके अलावा इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, तो हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ हो गई। अभी हमने देखा है कि जो हमारी जीडीपी थी वो बढ़ी, जब जीडीपी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारा नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, ये अभी हमने देख लिया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया था। इसकी वजह से हमारे देश में जो एक्सपोर्टर्स थे उनको मौका मिल गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला कि एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया गया था। हमने ये देखा है अभी तक कि जो एलपीजी की पॉलिसीज़ थी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज़ की बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई है। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर को इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से दूर रखा गया था, जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर थी, वो एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी वो वर्स्ट होने लगी, वो बेकार होने लगी। एग्रीकल्चर का बुरा दौर स्टार्ट हो गया। जॉबलेस ग्रोथ, इसके अलावा जो इसमें जॉबलेस ग्रोथ का मीनिंग यहाँ पर यह है कि प्राइवेट सेक्टर्स इंडिया से प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो उस प्राइवेटाइजेशन में जो जॉब की जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योर नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल आज भी आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा या बड़े लोग ये कहते हैं कि बेटा पढ़ लो लिख लो सरकारी नौकरी कर लेना। तो सरकारी नौकरी को वो क्यों कहते हैं, सरकारी नौकरी को इसलिए ही तो कहते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी सिक्योर मानी जाती है और प्राइवेट नौकरी सिक्योर नहीं मानी जाती। तो यही हमारी जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफ जॉब है वो हैज़ बिन डिक्रीज। ओके, थर्ड हमारा इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। इसके अलावा जो हमारी इनकम जो थी उसमें जो इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी का मतलब असमानता थी, यानी कि अमीर और अमीर होता चला जा रहा था, गरीब और गरीब होता चला जा रहा था।
यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के ही लिए बेनिफिशियरी था, है ना। फॉरेन इन्वेस्टर आते थे हमारे देश में, बिजनेस करते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज करते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते थे। इसमें गरीबों का, मज़दूरों का, किसानों का इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उनके हालात और बुरे होते चले जा रहे थे। और जो इंडस्ट्रीज थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से उनके हालात बढ़ते चले आ रहे थे। तो इनकम का जो इनइक्वेलिटी थी रिच और पुअर के बीच में, वो क्या थी, वो डिसबैलेंस थी। गरीब, अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा, गरीबों के पास बिल्कुल पैसा नहीं। गरीबों की इनकम बिल्कुल नहीं, अमीरों की इनकम बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ जो अपनाई गई, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अभी हमने पिछली वीडियो में देखा है कि जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स और अपनी सिक्योरिटीज़ बेचने लगती है प्राइवेट कंपनीज़ को, है ना, तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये क्यों करी जाती है, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना शेयर, किसी कंपनी का अपना शेयर जो है वो बेचने लगती है। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ कि जब ये शेयर बेचे गए तो उससे क्या हुआ, ये अनफेवरेबल रही किसके लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया कि जो गवर्नमेंट ने अपने शेयर बेचे, वो शेयर ज़्यादातर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन जो कंपनीज थी, उन्होंने ख़रीदे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कैपिटल था, ज़्यादा पैसा था, और वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहे थे। और हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इन चीज़ों को, इन शेयर्स को ख़रीद सकें। तो इसके लिए जो ये डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, वो क्या थी, अनफेवरेबल थी फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या हुआ, तो स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा, यानी कंज्यूमरिज्म क्या हो गया, वो स्प्रेड हो गया। अब इसका मतलब है क्या, सिंपली इसका मतलब सिंपली ये है कि देखिए, एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब जो प्रोड्यूसर्स थे, जो इंडस्ट्रीज थे, अब वो वही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे या प्रोड्यूस कर रहे थे जो कंज्यूमर की डिमांड थी, जो कंज्यूमर चाहता था। यानी कि मार्केट में जो चीज़ बन रही है वो कंज्यूमर अब नहीं ख़रीद रहा है, बल्कि जो कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है वो मार्केट में चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई। इसी को कहते हैं कंज्यूमरिज्म, यानी कि स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। ओके, नेक्स्ट है हमारा कल्चरल इरोजन। तो यहाँ कल्चरल इरोजन का मतलब है कि जो हमारे देश की जो संस्कृति थी, हमारे देश की जो आइडियोलॉजी थी, वो क्या हो गई, इरोड हो गई, है ना, वो ख़त्म होने लगी। क्योंकि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आ गए, नया फैशन आ गया, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, तो हमारे के जो कल्चर था, हमारे यहाँ की जो पुरानी जो आइडियाज़ थे, वो क्या होने लगे, वो ख़त्म होने लगे। नेक्स्ट है एनकरेजेस इकोनॉमिक कोलोनिज्म। इससे क्या हुआ, नया एक इकोनॉमिक कोलोनिज्म क्या हो गया, इनकरेज होना शुरू हो गया। देखिए, दो तरह की कोलोनिज्म का मतलब क्या होता है, अभी तक हमारे देश में आज़ादी से पहले पॉलिटिकल कोलोनिज्म था, यानी कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स रूल था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती थी, अपने देश को चलाती थी। अभी हमने उनसे आज़ादी पाई, हमारे देश में, हमारी कंट्री के हाथों में देश आया, और अब क्या आ गया, अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, बाहर की जो विदेशी कंपनियां थीं, बाहर की जो इंडस्ट्रीज थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो आकर के हमारे देश में अपनी इंडस्ट्रीज़, अपने बिजनेस को सेटअप करने लगे। उन्होंने हमारी मार्केट के ऊपर अपनी पकड़ बना ली। तो इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक कोलोनिज्म। ओके, यानी कि हमारा जो लोकल मार्केट था, हमारे यहाँ की जो खादी वगैरह से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, है ना, इनके ऊपर उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए वही वाला पॉइंट आ गया जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री हैज़ बीन डिक्लाइन। तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, वो पूरी तरीके से क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई।
क्यों हो गई? क्योंकि जो बाहर की इंडस्ट्रीज़ थी, बाहर के जो कंपनियां थी, उनके साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, वो कंपटीशन नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जो बाहर की कंपनीज थी उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल था, उनके पास बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी थी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी, और हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, ना ही इतनी अच्छी टेक्निक्स थी। तो जो प्रोडक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में होता था वो महंगा पड़ता था, और जो बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें जो प्रोडक्ट तैयार होते थे वो सस्ते पड़ते थे, चीप पड़ते थे। तो ये कंपटीशन था। इस कंपटीशन में हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, कंपटीशन में नहीं बन पा रही थी। इसकी वजह से हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और लास्ट है हमारा रूरल एरियाज़ वर अंडर डेवलप। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद जो गांव के जो हालात थे, जो कंडीशन थी, वो अंडर डेवलप नहीं, यानी कि गांव का जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिट मेकिंग थी। बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करनी थी जहाँ पर उनको सही तरीके की, सूटेबल तरीके की एम्प्लॉय मिल सकें, सारे रिसोर्सेज मिल सकें। तो उन्होंने ऐसी जगहों को चुना जो उनकी कंपनी के लिए, उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉफिट कमा करके दें, प्रॉफिट मेकिंग रहे। और ज़्यादातर उन्होंने शहर की तरफ, सिटीज़ की तरफ अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश किया। इसकी वजह से जो रूरल डेवलपमेंट था वो नहीं हो पाया। आज भी आप देखेंगे कि रूरल एरियाज़ की कंडीशन और अर्बन एरियाज़ की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा दो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, आउटसोर्सिंग और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।